नमस्कार दोस्तों, खुश रहो। इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 कक्षा 12 हिंदी सेट 2 पेपर हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि 80 अंक और 3 घंटे का होता है। सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पेपर में 3 खंड हैं। खंड क में अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। और खंड ग में आरोह भाग 2 एवं वितान भाग 2 के पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी निर्देश आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पेपर का खंड क, जिसमें अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, जिसमें एक अपठित पद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित 8 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, अपठित पद्यांश एवं गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले संबंधित पद्यांश या गद्यांश जो भी है उसे पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ें, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से अच्छे से ध्यान से यदि संबंधित पद्यांश या गद्यांश को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। पद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर पद्यांश है। बज रहा है शंखरण आह्वान का, बड़ सिपाही के सदृश बलिदान कर, आँख में लेकर चमक संकल्प की, ले हृदय उत्साह वाणी में प्रबल, तू भुजा में नित अमित बल शक्ति ले, और संशयहीन चिंतन ले सबल, उठ अरे ओ देश के प्यारे तरुण, सिंह सम पाषाण सीना तान कर, सिंह सम पाषाण सीना तान कर, और संशयहीन चिंतन ले सबल। ओ नए युग के युवक नवशक्तिमय, पथ अंधेरे से ढका सब ओर है, सूर्य सम दीपित उठाकर भाल को, देख कैसा सभ्यता का भोर है, पार्थ के सम आँख के प्रतिबिंब से, ओ तरुण उठ लक्ष्य का संधान कर, हस्तगत करके विजय सब ओर बढ़, हस्तगत करके विजय सब ओर बढ़, शत्रु के अभिमान मंडित शीश चढ़, शत्रु के अभिमान मंडित शीश चढ़, मुक्त के संघर्ष में कर दिग्विजय, आज फिर नव एकता के पाठ पढ़, खटखटाती द्वार है युग चेतना, तोड़ दे ये लौहपट तू आन कर। बहुत ही सुंदर पद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। दोस्तों, मैं पेपर को सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए मुझे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला प्रश्न, पद्यांश में कवि किसे संबोधित कर रहा है? तो इसका सही विकल्प है ए, देश की युवा शक्ति को। दूसरा प्रश्न, पथ अंधेरे से ढका सब ओर है, पंक्ति में अंधेरा प्रतीकार्थ है, तो इसका सही विकल्प है सी, निराशा का। तीसरा प्रश्न, भाल शब्द का अर्थ है, इसका सही विकल्प है बी, मस्तक। अगला प्रश्न, लक्ष्य का संधान कर, लक्ष्य का संधान कर से क्या अभिप्राय है? तो लक्ष्य का संधान कर से अभिप्राय है एकाग्रता से लक्ष्य का निर्धारण कर उसे प्राप्त करने की कोशिश करना। तोड़ दे ये लौहपट तू आन कर, पंक्ति में लौहपट से क्या आशय है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। पंक्ति में लौहपट से आशय है व्यवस्था की जड़ता, राष्ट्र और समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता। इस पद्यांश में क्या प्रेरणा दी गई है? तो इस पद्यांश में प्रेरणा दी गई है व्यवस्था की जड़ता, राष्ट्र और समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता को तोड़ने की, ध्यान केंद्रित कर लक्ष्य का संधान करने की, राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील होने की, तथा संघर्ष द्वारा विजय प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है। कोई भी 2 बिंदु लिखे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, जिसमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित 10 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ही सुंदर गद्यांश है। गद्यांश देखिए, बढ़ती उम्र के साथ हमारे दिमाग का संज्ञानात्मक कौशल, पहचानने और याद रखने की क्षमता
मंद पड़ने लगती है। पर यह भी सच है कि हमारे दिमाग में यह क्षमता भी है कि उम्र बढ़ने के साथ वह नया सीख भी सकता है और पुराने सीखे हुए पर अपनी पकड़ बनाए रख सकता है। मेडिकल की भाषा में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, पर इसके लिए आपको नियमित अभ्यास करना पड़ता है। रचनात्मकता बहुत सारी सूचनाओं के होने से ही नहीं आती। हम तब कुछ रच पाते हैं जब सूचनाओं को ढंग से समझते हैं और पूर्व ज्ञान से उसे जोड़ पाते हैं। तभी वह हमारे गहन शिक्षण का हिस्सा बन पाती है और लंबे समय तक हम उसे याद रख सकते हैं। हमारे दिमाग का बड़ा हिस्सा चीज़ों को उनके रेखाचित्र व जगह के तौर पर भी याद रखता है। स्क्रीन पर हम लिखे हुए शब्दों को स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ जाते हैं या कुछ मिनटों बाद ही सोशल मीडिया या दूसरे लिंक्स पर चले जाते हैं, जबकि किताब का बहुआयामी रेखाचित्र और उसमें लिखे शब्द स्थिर होते हैं। मशीनें व्यक्ति को उस तरह प्रेरित नहीं कर पाती जिस तरह प्यार व हमदर्दी से बने रिश्ते। इसलिए स्वीडन समेत कई देश परंपरागत पढ़ाई के तौर तरीकों को आगे बढ़ा रहे हैं। किताबें पढ़ने के बाद हमें अक्सर चीज़ें चित्र या स्थान विशेष के साथ याद रहती हैं। लंबी याददाश्त के लिए डिजिटल कॉपी की जगह किताब को पढ़ना दिमाग के लिए अधिक बेहतर साबित होगा। समय समय पर चीज़ों को दोहराएं, अपने दिमाग को चुनौतियां दें। आप दिमाग को जितनी चुनौतियां देंगे वह उतना बेहतर काम करेगा। सकारात्मकता को जीवन का अंग बनाएं। बहुत ही सुंदर गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, कोई भी बात हमारे गहन शिक्षण का हिस्सा कब बन पाती है? जब समझ से सीखा और अभ्यास किया जाए। जब समझ से सीखा और अभ्यास किया जाए। डी विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प ए, रचनात्मकता बहुत सारी सूचनाओं के होने से आती है, यही विकल्प असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। तीसरा प्रश्न, कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कर लिखिए। कथन है, किताबों में पढ़ा हुआ हमें पृष्ठ के स्थान विशेष के साथ याद रहता है। कारण, किताबों का बहुआयामी रेखाचित्र व शब्द स्थिर होते हैं। इसका सही विकल्प है डी, कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। रचनात्मकता कैसे आती है? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। रचनात्मकता प्राप्त सूचनाओं और ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर नया आकार देने की कोशिश करने से रचनात्मकता आती है। अगला प्रश्न, गद्यांश में दिमाग संबंधी किन दो विरोधी बातों का उल्लेख किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश के आधार पर इस तरह से लिख सकते हैं। गद्यांश में दिमाग संबंधी निम्नलिखित दो विरोधी बातों का उल्लेख किया गया है। पहली, उम्र बढ़ने के साथ संज्ञानात्मक कौशल और स्मरण शक्ति का कमजोर पड़ना। दूसरी, उम्र बढ़ने के साथ भी नया सीखने और पुराने को याद रखने की दिमागी क्षमता का होना। अगला प्रश्न, गद्यांश में सीखने सिखाने के परंपरागत तरीकों को आधुनिक तरीकों से बेहतर क्यों बताया गया है? तो पारंपरिक तरीकों में मानवीय रिश्तों में विद्यमान प्यार व हमदर्दी की भावना का होना, आधुनिक तरीकों में इनका अभाव होता है। पारंपरिक तरीकों में स्थायित्व होता है जबकि आधुनिक तरीकों में भटकाव यानी अस्थिरता होती है। गद्यांश के आधार पर याददाश्त बढ़ाने के कोई दो उपाय लिखिए। तो याददाश्त बढ़ाने के दो उपाय, डिजिटल कॉपी की अपेक्षा किताबों को पढ़ना, समय समय पर चीज़ों को दोहराना यानी अभ्यास करना, चुनौतीपूर्ण कार्यों को करना। कोई भी दो बिंदु लिखे जा सकते हैं। पेपर का खंड ख, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठों पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, जिसमें दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखने के लिए दिया गया है, जो कि 6 अंक का है। तीनों में से किसी एक विषय पर रचनात्मक लेख लिखना है।
6 अंक का प्रश्न है। दोस्तों, रचनात्मक लेख किस तरह से लिखना चाहिए जिससे कि आपको फुल में से फुल, पूरे में से पूरे अंक मिल सकें, इसके लिए आप चैनल पर दीवार घड़ी पर रचनात्मक लेख वाला वीडियो देख सकते हैं। चौथा प्रश्न दोस्तों, तीसरा, चौथा और 12वां प्रश्न, ये 3 प्रश्न अलग हैं। बाकी सभी सेट के प्रश्न एक जैसे हैं, समान हैं। केवल तीसरा, चौथा और 12वां प्रश्न तीनों सेट में अलग अलग है, बाकी सभी प्रश्न समान हैं। चौथा प्रश्न कि नहीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए, यानी 2-2 अंक के 4 प्रश्न, 8 अंक के प्रश्न, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठों पर आधारित। 5 में से कोई भी 4 करने हैं। पहला है, तैयार शुदा सामग्री पर निर्भर होने की आदत से हमें क्या नुकसान होता है, आशय स्पष्ट कीजिए। तैयार शुदा सामग्री पर निर्भर होने की आदत से हमें क्या नुकसान होता है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है, तैयार शुदा सामग्री पर निर्भर होने की आदत से हमें निम्नलिखित नुकसान हो सकते हैं। नया और अलग सोचने विचारने की क्षमता का ह्रास यानी कमी का होना। दूसरा बिंदु, लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकसित ना हो पाना। इस तरह से 2 बिंदु, 2 अंक का प्रश्न। अगला प्रश्न, ब्रेकिंग न्यूज से क्या तात्पर्य है, इसकी सुविधा पत्रकारिता के कौन से माध्यम पर उपलब्ध है। तो ब्रेकिंग न्यूज से तात्पर्य है चल रहे कार्यक्रमों के बीच किसी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर को तत्काल दर्शकों तक पहुंचाया जाना, कम से कम शब्दों में केवल सूचना दिया जाना। रेडियो समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। एक दूसरे प्रश्न में कौन से माध्यम पर उपलब्ध है, तो इसमें माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी इंटरनेट, टीवी, रेडियो। तीसरा प्रश्न, रेडियो समाचार लेखन में किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो साफ सुथरी और टंकित कॉपी, डबल स्पेस में लिखा जाना, कठिन भ्रामक, द्व्यर्थी यानी 2 अर्थ और लंबे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक अंकों में तथा उससे आगे शब्दों में लिखना, संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोग से बचना। कोई भी 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, रेडियो नाटक की अवधि को सीमित रखने के पीछे के कारणों को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, रेडियो नाटक एक श्रव्य माध्यम है, मनुष्य की एकाग्रता की अवधि सीमित होती है, श्रोताओं का बंधन में ना होना। कोई भी 2 कारण लिखे जा सकते हैं। समाचार लिखते समय पहले 4 ककारों और अंतिम 2 ककारों में किन पहलुओं पर जोर दिया जाता है। तो समाचार लिखते समय पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ, इसमें सूचनाओं और तथ्यों पर जोर दिया जाता है। अंतिम 2 ककार कैसे और क्यों, यह विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलुओं पर जोर देते हैं, यानी खबर को विस्तार से बताया जाता है। 5वां प्रश्न, अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखिए। 4-4 अंक के 2 प्रश्न यानी 8 अंक के 2 प्रश्न। 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्वों के एक होते हुए भी दोनों में क्या भिन्नता है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है, अब अभिनय के माध्यम से, पहला बिंदु, अभिनय के माध्यम से मंच पर नाटक की प्रस्तुति, कहानी का कहा या पढ़ा जाना। नाटक में लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोगों से जुड़ाव। कहानी का संबंध केवल लेखक और श्रोता यानी पाठक से, श्रोता या पाठक से। तीसरा बिंदु, नाटक में मंच सज्जा, ध्वनि, प्रकाश व्यवस्था आदि अनिवार्य, कहानी में आवश्यकता नहीं। चौथा बिंदु, नाटक की प्रस्तुति अनिवार्य संवादों के माध्यम से, कहानी में संवाद सीमित। 5वां बिंदु, नाटक में द्वंद्व अधिक, कहानी में अपेक्षाकृत कम। कोई भी 4 बिंदु लिखे जा सकते हैं।
विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। विशेष रिपोर्ट गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट को विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। प्रकार: खोजी रिपोर्ट मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाना जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध न हो, उसे खोजी रिपोर्ट कहा जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सूचनाओं, तथ्यों, आंकड़ों की गहरी छानबीन के आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाने वाली रिपोर्ट को इन डेप्थ रिपोर्ट कहा जाता है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर जोर देने वाली रिपोर्ट विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कहलाती है। विवरणात्मक रिपोर्ट किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने वाली रिपोर्ट विवरणात्मक रिपोर्ट कहलाती है। रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। रेडियो समाचार की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। संकेत चिन्हों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कठिन, भ्रामक और द्विअर्थी एवं लंबे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 9 से 99 तक अंकों में तथा उससे आगे शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोग से बचना चाहिए। कोई भी 4 बिंदु लिखे जा सकते हैं। पेपर का खंड ग, जिसमें आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 के पाठों पर आधारित प्रश्न हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 6 में एक पठित काव्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। पद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर पद्यांश है, उषा कविता से लिया गया है। प्रातः नवता बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नव, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। बहुत ही सुंदर काव्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, चौके के गीले होने का क्या भावार्थ है? तो इसका सही विकल्प है बी, वातावरण में नमी। दूसरा प्रश्न, कथन है उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है, कारण कविता में वर्णित उपमान इस कविता को गांव की सुबह से जोड़ते हैं। तो इसका सही विकल्प है इस प्रश्न का सही विकल्प है डी, कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। डी विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न, काव्यांश का वर्ण विषय है, तो इसका सही विकल्प है ए, सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र। चौथा प्रश्न, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। काली सिल का लाल केसर से धुला होना यानी उज्ज्वलता, राख से लिपा हुआ चौका यानी पवित्रता, गौर वर्णा युवती की जल में झिलमिलाती देह यानी निर्मलता। और इसका जो विकल्प है सही विकल्प होगा आपका बी, पहले में दूसरा, दूसरे में पहला और तीसरे में तीसरा। पांचवा प्रश्न, उषा का जादू क्यों टूट जाता है? तो इसका सही विकल्प है बी, आकाश में सूर्योदय के हो जाने से। आकाश में सूर्योदय के हो जाने से। सातवां प्रश्न, कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। 3 अंक के 2 प्रश्न यानी 6 अंक के प्रश्न, 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता दृश्य संचार माध्यम की संवेदनहीनता का उदाहरण है, सिद्ध कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता दृश्य संचार माध्यम की संवेदनहीनता का उदाहरण
निम्नलिखित कारणों के आधार पर कहा जा सकता है। पहला बिंदु, शारीरिक चुनौती झेलने वाले व्यक्ति से पूछे जाने वाले असंवेदनशील प्रश्न। दूसरा बिंदु, अपेक्षित भाव भंगिमा लाने का निर्देश। तीसरा बिंदु, निर्धारित समय में पीड़ा बताने का निर्देश। चौथा बिंदु, मनवांछित सफलता न मिलने की खीज। कोई भी 3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, बच्चों को कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? पतंग कविता के आधार पर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। पहला बिंदु, निश्चल बच्चों की भावना कल्पनाओं का कपास की तरह निर्मल एवं कोमल होना। दूसरा बिंदु, पतंग उड़ाते बच्चों की चंचलता एवं गतिशीलता के कारण ऐसा कहा गया है। तीसरा प्रश्न, तुलसीदास ने कवितावली के छंद में पेट की आग को बड़वाग्नि से भी बड़ा क्यों कहा है? इस अग्नि का समन तुलसी के अनुसार किस प्रकार किया जा सकता है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। तुलसीदास ने कवितावली के छंद में पेट की आग को बड़वाग्नि से भी बड़ा इसलिए माना है क्योंकि पेट की अग्नि से विवश हो मानव द्वारा नैतिक अनैतिक धर्म अधर्म के बारे में विचार न करना, यानी पेट को भरने के लिए कुछ भी करने पर मजबूर हैं, और वह इस अग्नि का समन किस प्रकार देख रहे हैं तुलसीदास जी? तो राम रूपी घनश्याम की कृपा जल से इस अग्नि का समन यानी शांति हो सकती है। विचार से सहमति असहमति आप अपने विचार उल्लेख कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में, यानी 2-2 अंक के 2 प्रश्न, 4 अंक के 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न, चिड़िया के उड़ने और फूलों के खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? कविता के बहाने कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। चिड़िया की उड़ान, चिड़िया और कविता दोनों का उड़ान भरना। चिड़िया का पंखों के सहारे उड़ान भरना, कविता में कवि की कल्पनाओं और भावनाओं की उड़ान। चिड़िया की उड़ान सीमित, कविता में कल्पना की उड़ान असीमित होती है। फूलों का खिलना, कविता के समान ही खिले फूलों में भी सौंदर्य कोमलता एवं आनंद का होना। फूलों का सौंदर्य अल्पकालीन, जबकि कविता अनंत जीवन और आनंद से युक्त होती है। खिलकर मुरझा जाना फूलों की नियति है, किंतु सदैव नए अर्थ ग्रहण कर कालजयी बने रहना कविता का स्वभाव है। इस तरह। दूसरा प्रश्न, बात की चूड़ी मर जाने का क्या अर्थ है? चूड़ी मर जाने का क्या परिणाम हुआ? बात सीधी थी, कविता के आधार पर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। बात की चूड़ी मर जाने का अर्थ है बात का प्रभावहीन हो जाना, असरहीन हो जाना, और इसका परिणाम यह हुआ कि कथ्य का भाषा में उलझकर रह जाना, कविता का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध होना। इस तरह से लिखा जा सकता है। तीसरा प्रश्न, बादल को विप्लव के बादल क्यों कहा गया है? बादल राग कविता के संदर्भ में लिखिए। तो बादल को विप्लव के बादल इसलिए कहा गया है। पहला बिंदु, शोषित वर्ग में नवीन क्रांति का प्रतीक होना, साहस एवं उत्साह का संचार करना, पूंजीपतियों में भय व्याप्त होना। कोई भी 2 बिंदु लिखे जा सकते हैं। 2 अंक का प्रश्न है। 9वां प्रश्न, जिसमें एक पठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित 1-1 अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए 5 अंक के। जो गद्यांश है वो बाजार दर्शन पाठ से लिया गया है। गद्यांश देखिए, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, और शून्य होने का अधिकार बस केवल परमात्मा का है। पहला प्रश्न, गद्यांश पर आधारित। गद्यांश में लू और पानी का उदाहरण किस उद्देश्य से दिया गया है? तो सही विकल्प है बी, बाजार की चकाचौंध से बचने के लिए। बाजार की चकाचौंध से बचने के लिए। दूसरा प्रश्न,
बाजार को कृतार्थता कौन प्रदान करता है? तो सही विकल्प है सी, जो अपनी जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करता है। तीसरा प्रश्न जिसमें एक कथन और कारण है। कथन है बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय लोगों के काम आना है। कारण बाजार का मूक आमंत्रण लोगों में चाह जगाता है। तो इसका सही विकल्प है सी। कथन तथा कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की गलत व्याख्या करता है। सी विकल्प सही है। चौथा प्रश्न, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। मन भरा होना यानी मन का तृप्त होना, मन बंद होना यानी मन का शून्य होना, मन खाली होना यानी मन का त्रसित होना। और इसका जो सही विकल्प है वह है आपका ए। पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा और तीसरे में पहला। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गद्यांश के मूल भाव को व्यक्त करता है? तो सही विकल्प है ए, आवश्यकताओं को समझकर बाजार का उपयोग करें। ए विकल्प सही है। 10वां प्रश्न, कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए, यानी 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, जो कि 3-3 अंक के 2 प्रश्न यानी 6 अंक के। पहला प्रश्न, श्रीश को अवधूत क्यों कहा गया है? इसके माध्यम से लेखक ने क्या प्रेरणा दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। श्रीश को अवधूत इसलिए कहा गया है क्योंकि बाह्य परिवर्तनों के बीच भी अविचलित बने रहना। दूसरा बिंदु, विपरीत परिस्थितियों के बीच भी सरस बने रहना। तीसरा बिंदु, कोमल और कठोर दोनों भावों का एक साथ होना। कोई भी 2 बिंदु लिखे जा सकते हैं। प्रेरणा, इस पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? लेखक ने क्या प्रेरणा दी है? विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य एवं संयम धारण कर अविचल जिजीविषु बने रहने की प्रेरणा दी है। दूसरा प्रश्न, रात्रि की विभीषिका कैसी थी? ढोलक किस रूप में उसे चुनौती देती थी? पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर लिखिए। रात्रि की विभीषिका, चारों तरफ निस्तब्धता और अंधकार का वातावरण होना, सियारों कुत्तों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़, हैजे से पीड़ित गांव वालों की कराहटें, रोने की आवाज़ें, दुख भरी आवाज़ें। कोई भी 2 बिंदु। चुनौती, ढोलक किस प्रकार उसे चुनौती देती थी? तो ढोलक की आवाज़ का ताल ठोककर ललकारना, यानी डरे हुए गांव के लोगों में महामारी से लड़ने का साहस, हिम्मत पैदा करना, संजीवनी शक्ति पैदा करना। तीसरा प्रश्न, महादेवी अपने और भक्तिन के संबंध को सेवक और स्वामी का संबंध क्यों नहीं मानती थी? भक्तिन पाठ के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। महादेवी अपने और भक्तिन के संबंध को सेवक और स्वामी का संबंध इसलिए नहीं मानती थी क्योंकि पहला बिंदु, भक्तिन का स्वेच्छा से काम करना, कभी कभी महादेवी जी की आज्ञा की अवहेलना करना, सेवका होने के बजाय संरक्षिका का भाव रखना, दोनों के बीच आत्मीयता का संबंध होना। कोई भी 3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। 11वां प्रश्न, कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। 2-2 अंक के 2 प्रश्न यानी 4 अंक के। 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न, श्रीश के फल फूलों के विषय में लेखक और कालिदास के विचारों का विरोधाभास पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। कालिदास के अनुसार श्रीश के फूल कोमल होते हैं, केवल भौरों के पदों के दबाव को ही सह सकते हैं, पक्षियों के भार को नहीं। जबकि लेखक की दृष्टि में लेखक का मानना है कि श्रीश का सब कुछ कोमल नहीं होता। नए फूलों के निकल आने पर भी इसके मजबूत फलों का अपना स्थान ना छोड़ना, यानी इसके फल तब तक स्थान नहीं छोड़ते कि जब तक के नए फूल नहीं आ जाते। इस तरह से लिखा जा सकता है। दूसरा प्रश्न, अर्घ्य क्या होता है? लेखक की जीजी मेढक मंडली पर डाले जाने वाले पानी को अर्घ्य क्यों समझती है? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर लिखिए। तो अर्घ्य, देवी देवताओं को जल अर्पित करना अर्घ्य कहलाता है। दीदी मेढक मंडली पर डाले जाने वाले पानी को अर्घ्य इसलिए समझती है क्योंकि ऋषि मुनियों की परंपरा से प्रभावित जीजी द्वारा इसे त्याग, दान और पानी की बुवाई माना जाता है।
अगला प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर लोकतंत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र का आशय सामूहिक दिनचर्या, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम लोकतंत्र है। तीसरा बिंदु, साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव। कोई भी 2 बिंदु लिखे जा सकते हैं। 2 अंक का प्रश्न है। 12वां प्रश्न कि नहीं, 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए। 5-5 अंक के 2 प्रश्न यानी 10 अंक के प्रश्न। 3 में से कि नहीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न, कार्यालय में अपने सहकर्मियों के साथ वाई.डी. पंत के व्यवहार पर सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। वाई.डी. पंत यानी यशोधर बाबू पंत, यशोधर पंत। तो व्यवहार पर टिप्पणी, पहला बिंदु सहकर्मियों के साथ मिलनसार। दूसरा बिंदु किशनदा के आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने वाले। तीसरा बिंदु सबके साथ रहते हुए भी सम्मानजनक दूरी बनाए रखना। व्यवस्थित और प्रसन्नचित्त होकर कार्य करने वाले इंसान। आधुनिक विचारधारा और फैशन के लोग उनको पसंद कम है। सहकर्मियों की छोटी मोटी धृष्टता की अनदेखी करना। कोई भी 4 बिंदु, 4-5 बिंदु, 5 अंक का प्रश्न है तो कोई भी 5 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, जूझ कहानी के आधार पर लेखक और उसके प्रिय शिक्षक के संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो जूझ कहानी के आधार पर लेखक और उनके प्रिय शिक्षक के संबंध इस प्रकार हैं। पहला बिंदु, परस्पर आत्मीयता का भाव। मराठी शिक्षक नवाज सौंदलगेकर द्वारा लेखक को प्रोत्साहित करना। अन्य कक्षाओं में बुलाकर लेखक द्वारा कविता पाठ कराना। लेखक को कविता लिखने के लिए कविता लेखन की बारीकियां समझाना, प्रेरित करना। लेखक द्वारा स्वरचित कविताओं में सुधार हेतु शिक्षक के घर जाना। मराठी शिक्षक की शैली से प्रभावित होकर अनुकरण करना। कोई भी 5 बिंदु लिखे जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न, सिंधु सभ्यता राजपोषित या धर्म पोषित न होकर पूरी तरह से समाज पोषित थी। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो सिंधु सभ्यता राजपोषित या धर्म पोषित न होकर पूरी तरह से समाज पोषित थी। निम्नलिखित आधारों पर ऐसा कहा जा सकता है। पहला बिंदु, व्यक्ति केंद्रित शासन का प्रमाण न मिलना। हथियारों की बजाय औजारों की प्रमुखता का होना। भव्य राजप्रसाद मंदिर, राजा महंतों की समाधियों का न मिलना। विशालता के स्थान पर कला की भव्यता का दिखाई देना। लो प्रोफाइल सभ्यता, विशाल अन्नागार एवं स्नानागार सामूहिकता के परिचायक। कोई भी 5 बिंदु लिखे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।